हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट, जिसके अंदर हमने आपको बताना शुरू किया था कि आयनिक सॉलिड को किस तरह से अलग अलग टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें 4 क्लासिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, रॉक सॉल्ट, जिंक ब्लेंड, फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड। नाउ इट्स फिफ्थ वन, सीजियम हैलाइड टाइप का स्ट्रक्चर। सीजियम हैलाइड टाइप के स्ट्रक्चर में एनायंस फॉर्म simple cubic lattice and cations are present at body center, right? एनायन सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाते हैं और जो केटायन होते हैं वो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ केटायंस कितने हो गए? इफेक्टिव नंबर ऑफ केटायंस, क्योंकि बॉडी सेंटर पे है तो एक ही होगा। एंड इफेक्टिव नंबर ऑफ एनायंस कितने हो गए? अगेन एनायन क्योंकि कॉर्नर पे है सिर्फ, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ नेट एक होता है, 8 into 1/8, इफेक्टिव एक ही आता है कॉर्नर से, तो ये 1 हो गया। यानी कि अगर मैं फार्मूला निकालने की कोशिश करूं तो CS1Cl1 दैट इज CsCl, राइट। अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन एंड केटायन, सबसे पहले मैं केटायन का बता दूं। केटायन क्योंकि बॉडी सेंटर पे है और बॉडी सेंटर जो होता है वो सभी कॉर्नर एटम के कांटेक्ट में होता है, ठीक है। तो एवरी बॉडी सेंटर इज इन कांटेक्ट विद द कॉर्नर एटम, तो 8 कॉर्नर की कांटेक्ट में हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन हो गया 8 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन कितना हो गया? अगेन 8। कैसे? ये कॉर्नर एटम एनायन है और हर कॉर्नर से कुल मिला के 8 यूनिट सेल शुरू कर सकते हो, यानी 1 कॉर्नर एटम विल बी कॉमन टू 8 यूनिट सेल। यानी इस क्लोराइड आयन के इर्द गिर्द में 8 बॉडी सेंटर्ड सोडियम आयन, सीजियम आयन होंगे, तो 8 सीजियम आयन इस क्लोराइड आयन को टच करेंगे। तो इस कॉर्नर क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8। इसीलिए इसको कई बार 8:8 क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। क्लियर? 8:8 क्रिस्टल के नाम से जाना जाता है। कभी इसमें हमें पैकिंग फ्रैक्शन और डेंसिटी निकालना हो तो हमें एज लेंथ और केटायन और एनायन की रेडियस में रिलेशनशिप चाहिए। तो आपको पता है जब बॉडी सेंटर पे कोई एटम आता है तो जो कॉर्नर एटम है वो अपना कॉन्टैक्ट लूज कर देते हैं अनलेस this atom has a size which is just sufficient to fit into cubic word। तो जरूरी तो है नहीं कि क्यूबिक वर्ड में फिट हो ही जाए, ऐसा जरूरी तो है नहीं, उससे बड़ा एटम भी हो सकता है। अगर फिट होने से के लिए रिक्वायर्ड साइज से बड़ा हुआ तो ये इनका कांटेक्ट लूज हो जाएगा। लेकिन एक बात है, अगर मैं बॉडी डायगोनल बनाऊंगा ऐसे, तो कैन यू चेक कि बॉडी डायगोनल जो कि √3a होता है कैन बी रिटन एज 2r + 2r माइनस, ये r माइनस, ये r माइनस, ये 2r प्लस, तो यहां से a निकल आएगा, a इज गोइंग टू बी 2r प्लस 2r माइनस डिवाइडेड बाई √3। क्लियर? यहां a पता पड़ गया। यहां से आप पैकिंग फ्रैक्शन और डेंसिटी निकाल सकते हो। अगर आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो तो आप लिख सकते हो 1 × 4/3 पाई r प्लस क्यूब प्लस r माइनस क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब। a पता है, आप निकाल सकते हो। सिमिलरली डेंसिटी कैसे निकालेंगे? मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो 1 × मास ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा मास ऑफ AB, जो भी कंपाउंड हो लाइक CsCl है तो सीजियम और क्लोराइड के एटॉमिक मासेस को ऐड करके निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर इंटू a क्यूब। यूनिट का ध्यान रखना पड़ता है जब भी हमें डेंसिटी निकालनी हो, तो यूनिट हमेशा सेंटीमीटर में रखना, क्योंकि नॉर्मली एज लेंथ या रेडियस पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम इस तरह के यूनिट में दिया होता है। क्लियर? तो यहां से डेंसिटी निकल जाएगा। अगर आपको कभी पैकिंग फ्रैक्शन के लिए लिमिटिंग केस दिया हो तो लिमिटिंग केस के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको रेडियाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, रेडियस रेशियो से अपना काम चल जाएगा।
और लिमिटिंग रेडियस रेशियो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए होता है 0.732। तो जस्ट आप ऊपर और नीचे r प्लस अपॉन r माइनस बना के उसकी जगह अगर लिमिटिंग रेडियस रेशियो का वैल्यू डाल देंगे तो लिमिटिंग पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। क्लियर? तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन एंड डेंसिटी ऑफ सीजियम हैलाइड टाइप ऑफ क्रिस्टल। अगला है कोरंडम स्ट्रक्चर। कोरंडम स्ट्रक्चर बेसिकली Al2O3 टाइप का होता है। इसके अंदर एनायन यानी ऑक्साइड आयन फॉर्म HCP lattice and cations are present in 2/3 of octahedral voids। एनायन HCP लैटिस बनाते हैं और केटायन उनके ऑक्टाहेड्रल वॉइड के 2/3 पोर्शन में अवेलेबल होते हैं। तो फार्मूला या इफेक्टिव निकाल लें। इफेक्टिव नंबर ऑफ एनायंस कितने हुए? क्योंकि HCP लैटिस बना रहा है, HCP में इफेक्टिव 6 होते हैं, 6 हो गया। इफेक्टिव नंबर ऑफ केटायंस कितना हो गया? 2/3 इंटू 6, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 होंगे क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ स्पेस 6 है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 है, इसका 2/3 निकालेंगे 4 आ जाएगा। तो फार्मूला हो गया आपका, जैसे A केटायन मान लूं मैं, तो A हो गया 4 एंड B हो गया 6, तो A2B3 टाइप का कंपाउंड बनेगा। एंड इस कैटेगरी में आपका AKL2O3 है, Mn2O3 है, ऐसे Fe2O3 है, Cr2O3 है, etc. These compounds actually acquire corundum structure। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं है लेकिन एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि केटायन और एनायन कहां प्रेजेंट होता है। राइट? नंबर 7 इज परवस्काइट स्ट्रक्चर। परवस्काइट स्ट्रक्चर बेसिकली कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड यानी एक मिक्स्ड ऑक्साइड को बोलते हैं। यहां पे परवस्काइट स्ट्रक्चर में बेसिकली एक बाइवेलेंट केटायन है, एक टेट्रावेलेंट केटायन है और ऑक्साइड आयन है। दो ऑक्साइड का मिक्सचर है, इसको कॉमनली रूटाइल बोलते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। जो बाइवेलेंट एटम होता है A+2, इट इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, यू कैन से B+4 is present at body center, this one, and oxide ion is present at face center। A+2 कॉर्नर पे, B+4 बॉडी सेंटर पे, यानी इट इज प्रेजेंट इन वन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। केवल बॉडी सेंटर की ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट है। अब अगर मुझे इफेक्टिव निकालना हो तो A2+, क्योंकि कॉर्नर पे प्रेजेंट है, इट विल बी 1/8 into 8 यानी 1 होगा। B+4 क्योंकि बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, ये भी 1 होगा। ऑक्साइड आयन एक्चुअली फेस सेंटर पे है, फेसेस आर कॉमन टू 2 यूनिट सेल, तो हाफ इंटू 6 यानी 3 हो गया। तो फार्मूला आ गया A1 B1 एंड O4, तो AbO4 हुआ। लेट्स चेक द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच ऑफ द आयंस। जैसे कॉर्नर पे प्रेजेंट है A2+, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे निकालना है। तो जब यहां प्रेजेंट होगा तो यहां से टोटल कितने फेस सेंटर्स ऑक्साइड आयन इसको टच करेंगे? ये वाला इसको टच करेगा, 1 2 3 4। जैसे आप यहां पे देखिए तो 4 तो उसी प्लेन में होंगे, यानी ये वाला फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर, यहाँ पे जो फेस सेंटर है वो यहाँ पे जो फेस सेंटर, ये सब उसी प्लेन की बात कर रहा हूं। जो इसका टॉप मोस्ट फेस है, इसी प्लेन पे 4 फेसेस होंगे इस कॉर्नर को कॉमन करके, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 2 ये वाला इधर वाला फेस जो होगा, तो 4 उसी प्लेन में, 4 नीचे की तरफ। ये जो एजेस देख रहे हो आप, ये जो 4 एजेस देख रहे हो, इसमें 4 नीचे की तरफ फेसेस होंगे, 4 ऊपर की तरफ फेसेस होंगे, तो टोटल 12 एटम। इज दैट क्लियर? आप जानते हो FCC लैटिस में हम लोगों ने पढ़ा है, FCC टाइप का ही तो है। FCC लैटिस में हर कॉर्नर एटम के उसी प्लेन में 4 फेस सेंटर, नीचे वाले प्लेन में 4 फेस सेंटर, ऊपर वाले प्लेन में 4 फेस सेंटर, टोटल 12 होते हैं। ठीक है, तो A का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12। ऑक्साइड की बात करें, ऑक्साइड को 4 तो A2+ टच कर रहे हैं, ये 4। ठीक है, एंड 2 B4+, एक इधर वाला और एक इधर जो यूनिट सेल होगा ना, जैसे ये ऑक्साइड मैंने लिया तो 4 तो ये टच करेंगे, या ये ले लेते हैं, 4 ये टच करेंगे और एक B4+ ये टच करेगा, और इसके ठीक ऊपर वाली जो यूनिट सेल होगी उसका बॉडी सेंटर भी इसके कांटेक्ट में होगा। तो टोटल 6 होते हैं, जिसमें 4 कॉर्नर वाले
जो A2 प्लस आयन है और 2 बॉडी सेंटर वाले, एक यूनिट सेल में, एक उसके एडजेसेंट यूनिट सेल में। तो ऑक्साइड का 6 हो गया। B4 का भी 6 होगा। अगर ऑक्साइड आयन इसके कांटेक्ट में है तो ये भी ऑक्साइड के कांटेक्ट में होगा। तो ऑक्साइड 6 फेसेस पे, A/2 डिस्टेंस पे जो 6 फेसेस पे ऑक्साइड प्रेजेंट है वही इसको टच करेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ठीक है, इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं पूछते हैं, बट परबोस्कोइड का बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए कि कौन कहां है। A2 प्लस कॉर्नर पे, ऑक्साइड आयन फेस सेंटर पे, एंड टाइटेनियम Ti4 plus has to be present at body center. Okay, next one is rutile structure. Rutile is basically TiO2 होता है। इसमें जो एनायन होता है ऑक्साइड आयन वो HCP लैटिस बनाता है एंड Ti4 plus is present in half of the octahedral voids. Clear? तो ऑक्साइड आयन HCP यूनिट सेल बनाया तो इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन 6 हो गए and Ti+4 is present in half of the octahedral void, यानी 6 into 1/2। इफेक्टिव एटम 6 है तो octahedral void भी 6 होंगे HCP में, हाफ में प्रेजेंट है Ti, तो ये हो गया 3। तो फार्मूला क्या हो गया, Ti3O6 दैट इज TiO2। ठीक है, HCP यूनिट सेल में टोटल 6 इफेक्टिव स्पेस होते हैं, तो 6 इफेक्टिवली ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी। ठीक है, अब 6 में से केवल 3 ऑक्यूपाइड है, यानी हर ऑक्सीजन एटम को सिर्फ 3 Ti4 प्लस एटम सराउंड करेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 3। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एवरी। ओके, एंड द लास्ट टू आर स्पाइनल एंड इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। स्पाइनल इनवर्स स्पाइनल दोनों का एक ही फार्मूला होता है, दोनों मिनरल का, Ab2O4, जहां पे A बाइवेलेंट केटायन है, B ट्राइवेलेंट केटायन है एंड ऑक्साइड आयन है। दे आर एक्चुअली मिक्स ऑक्साइड, बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट के दोनों के ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, लाइक Fe3O4 द मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3। तो इसका डिटेल में, बहुत डिटेल में तो हम जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जाना पड़ेगा और कब कौन स्टेबल होता है निकालने का एक तरीका होता है, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इनकी लोकेशन के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। लाइक स्पाइनल में ऑक्साइड आयन FCC बनाता है तो 4 हो गया। A2 प्लस 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल में जा रहा है तो 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स 8 होती हैं FCC में, ये हो गया। एंड B3 प्लस हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल में 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती हैं, हाफ हो गया, तो फार्मूला हो गया AB2O4। क्लियर? सिर्फ फर्क इनवर्स और स्पाइनल, नॉर्मल स्पाइनल में ये है कि नॉर्मल स्पाइनल में ऑक्साइड आयन ही FCC लैटिस बनाएगा। A+2 इज अगेन प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वर्ड, लेकिन जो B+3 की लोकेशन होती है वो TB और OB दोनों में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे केवल OB में है, यहाँ पे 1/8 ऑफ TB प्लस 1/4 ऑफ OB में होता है। तो अगर हम फार्मूला की बात करें तो ऑक्साइड आयन 4 हो गया, A 1/8 ऑफ TB 1/8 into 8 हो गया, एंड B 1/8 ऑफ TB मतलब 1/8 into 8 एंड 1/4 ऑफ OB मतलब 4 into 1/4। तो ये टोटल फार्मूला आपका आ जाएगा AB2O4 अगेन। तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो आपको वैसे तो IIT JEE में स्पाइनल इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर टाइप का है नहीं, आता नहीं है, लेकिन बेसिक चीज पता होने में कुछ बुराई नहीं है, बिकॉज IITs का कोई ईमान धर्म नहीं होता, कभी भी कहीं से भी कुछ भी डाल देता है। ठीक है, तो इसलिए आप यूं समझ लीजिए कि AB2O4 टाइप का स्ट्रक्चर है, A बाइवेलेंट है और B ट्राइवेलेंट है। इनवर्स और नॉर्मल स्पाइन में यही फर्क है कि इसमें B एटम जो ट्राइवेलेंट एटम से उन आयन से उनकी ऑक्यूपेंसी डिफर करती है। यहाँ केवल OB में होगा, यहाँ 1/8 ऑफ TB में और 1/4 ऑफ OB में होगा। यही सिर्फ की पॉइंट है, राइट? तो इसके साथ ही क्लासिफिकेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल खत्म हो गया। इसके अलावा एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, डायमंड का स्ट्रक्चर। डायमंड का स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है कि कार्बन एटम इज फॉर्मिंग FCC लैटिस एंड कार्बन एटम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन alternate tetrahedral voids. Carbon form FCC lattice and carbon atoms are also present in
alternate tetrahedral voids। डायमंड हालांकि कोई आयनिक क्रिस्टल नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानना चाहिए हम लोग को। तो डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में छोटी सी चीज बता देता हूं मैं। डायमंड के स्ट्रक्चर में कार्बन एफसीसी लैटिस बनाता है एंड कार्बन ही ऑल्टरनेट टीबी में प्रेजेंट होता है। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कार्बन एटम्स कितने हो गए? नंबर ऑफ इफेक्टिव कार्बन एटम्स हो गए, क्योंकि एफसीसी लैटिस बनाया 4 हो गया, तो 8 टीबी हो गए, ऑल्टरनेट हैं, ऑल्टरनेट ब्लॉक्ड हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव स्पेस 8 आ गए। अगर आपको इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। ए क्यूब निकालने का एक तरीका है कि क्योंकि एक एटम कॉर्नर पे है तो दूसरा एटम टीबी में है, जब भी सेम साइज का एटम टीबी में गया तो जो नॉर्मल लोकेशन थी एटम्स की लैटिस पॉइंट में वो बदल जाएगी। कैसे? नॉर्मल एफसीसी लैटिस में फेस सेंटर और कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये फेस सेंटर और कॉर्नर पे। अब आप सेम साइज का एटम यदि टीबी में रख दिए तो ये जो फेस सेंटर और कॉर्नर कांटेक्ट में है इनका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। यू कैन नॉट एकोमोडेट, जस्ट इमेजिन रेडियस रेशियो 1 हो गया। अगर आपने टीबी में रखा तो रेडियस रेशियो की वैल्यू 1 हो गई, तो यहां रेडियस रेशियो का जो नॉर्मल कंसेप्ट है वो तो फॉलो ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इनका आपस में कांटेक्ट नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि जो एटम टीबी में है कॉर्नर एटम को तो टच करेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कॉर्नर से टीबी के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है √3a/4 दैट कैन बी इक्वल टू 2r। तो यहां से आप a इज इक्वल टू 8r/√3 लिखोगे, यहां पे आप रखोगे 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब है 8r/√3 होल क्यूब। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 0.34 के लगभग आता है, यानी ओनली 34% इज द पैकिंग फ्रैक्शन। जबकि आप याद करो एक नॉर्मल एफसीसी लैटिस का पैकिंग 74% होता है। तो जस्ट बाय ऑक्यूपेंसी ऑफ एन एटम ऑफ सेम साइज इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड जो डिस्टॉर्शन है क्रिस्टल का वो इतना ज्यादा हो गया कि वॉइड स्पेस बढ़। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। इन सॉलिड AB having NaCl structure, A atom occupy corner। अगर A कॉर्नर पे है तो A ही फेस सेंटर पे होगा। यदि आपको याद हो तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में क्लोराइड आयन एफसीसी लैटिस बनाता है, यानी क्लोराइड आयन ही कॉर्नर पे है और क्लोराइड आयन ही फेस सेंटर पे है। तो A क्योंकि कॉर्नर पे है तो A ही फेस सेंटर पे होगा और B प्रेजेंट होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो उस लिहाज से A का इफेक्टिव आता था 4, B का इफेक्टिव आता था 4। अब बोले हैं कि एक एक्सिस के अलोंग सारे फेस सेंटर एटम उड़ा दिए। फेस सेंटर पे कौन है? A है। और एक एक्सिस कितने फेस सेंटर से गुजर सकती है? सोचिए, एक एक्सिस यानी एक स्ट्रेट लाइन एक यूनिट सेल में 2 ही फेस सेंटर से गुजर सकती है। चाहे आप आमने सामने वाला फेस ले लो या आजू बाजू वाले फेसेस ले लो, एक स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम 2 फेस सेंटर से गुजरेगी, यानी 2 फेस सेंटर एटम उड़ गए। और क्योंकि फेस सेंटर एटम 2 यूनिट सेल में कॉमन होता है, 2 उड़ने का मतलब इफेक्टिवली एक उड़ा एक यूनिट सेल से, तो A एटम एक कम हो गया, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो गया? A3B4। क्लियर? तो चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अ कंपाउंड AB फॉर्म्स NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड अनदर कंपाउंड XY फॉर्म्स CsCl स्ट्रक्चर। AB NaCl है, XY CsCl है। फॉर्मूला मास ऑफ XY यानी MXY इज 3 टाइम्स MAB, ये दिया हुआ है 3/1 एंड क्वेश्चन में गिवन है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ AB इज ट्वाइस दैट ऑफ XY, यानी A ऑफ AB इज ट्वाइस दैट ऑफ A ऑफ XY, ट्वाइस, ठीक है। AB का जो एज लेंथ है वो XY के एज लेंथ का 2 गुना है। हमें इनकी डेंसिटी का रेशियो निकालना है। सिंपल, देखो डेंसिटी ऑफ AB इज इक्वल टू, क्योंकि ये रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है इसमें इफेक्टिव स्पेस 4 होते हैं, तो 4 इंटू
molecular mass of AB divided by Avogadro number into AB का whole cube. Similarly dxy is equal to cesium halide में इफेक्टिव एक स्फीयर होते हैं तो 1 into molecular mass of xy divided by Na into axy का whole cube. अब अगर इनको डिवाइड कर देंगे dAB अपॉन dxy तो क्या आ जाएगा 4 into MAB अपॉन Na into AAB का होल क्यूब into Na into AXY का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 1 into MXY. यहां से Na कैंसिल हो गया तो 4 into MAB अपॉन MXY into AXY अपॉन AAB का होल क्यूब तो 4 into AB और XY का रेशियो 1/3 दिया है एंड XY इसका रेशियो 1/2 हो गया. ये AAB अपॉन AXY 2 है तो AXY अपॉन AAB 1/2 हो गया. इसको सॉल्व करेंगे 1/6 आ जाएगा. दिस इज द आंसर, राइट. एक और सवाल करते हैं. डायमंड का स्ट्रक्चर दिया है, उसका एज लेंथ दिया है, कार्बन एटम के बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस पूछा है और पैकिंग फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स. तो चलिए, क्योंकि डायमंड के क्रिस्टल में हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कार्बन FCC लैटिस बनाता है और कार्बन TB में भी, ऑल्टरनेट TB में भी प्रेजेंट है. एंड अगर कार्बन ऑल्टरनेट TB में गया तो जो कॉर्नर वाला कार्बन एटम होगा FCC का वो फेस सेंटर एटम के कांटेक्ट में नहीं रहेगा. कॉर्नर एटम विल बी इन कांटेक्ट विद टेट्राहेड्रल एटम ओनली. तो क्या मैं लिख सकता हूं कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन एटम्स इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर एटम का सेंटर एंड टेट्राहेड्रल वाले एटम का सेंटर, वो होता है √3/4 into A. ये डेटा आप रख दीजिए. √3/4 into A है आपका कितना है 356.4 पिकोमीटर. दिस कम्स आउट टू बी 154.48 पिकोमीटर. ठीक है. सेकेंड पार्ट के लिए थियरी आप रिवाइज कीजिए. थियरी में लास्ट में हमने निकाला हुआ है कि 34% पैकिंग फ्रैक्शन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो जस्ट गो थ्रू दैट. ठीक है. इसी के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल यहाँ पे खत्म होता है.